Hello everyone. This lecture video will give you concept of interference. That means what is interference और interference को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स से कि वेव ऑप्टिक्स है क्या। So if we want to define the wave optics, then we can say that कि the branch of physics that studies the behavior and properties of light, including its interaction with matter and the construction of instrument that use for detect it is called optics. मीन्स ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज बिहेवियर एवरीथिंग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर रे ऑप्टिक्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो लेट अस सी what is ray optics and what is wave optics. Ray optics is based on rectilinear propagation of light and deals with mirrors, lenses, reflection, refraction एक्सेट्रा, जो कि हम लोगों ने अपने आई थिंक हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़ते हैं। सो दिस ऑल आर द रे ऑप्टिक्स। एंड इन केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स एज वी नो दैट कि लाइट बिहेव एज अ वेव and because of the wave which type of property is produced in light and how we can use that property for different application, ये सब सारे चीज़ें हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और यू कैन से दैट द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट consider the behavior of light when it exhibits wave. It studies interference, diffraction, polarization, and other phenomena for which the ray approximation of geometric optics is not valid. सो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरफेरेंस, और हम लोग इस लेक्चर वीडियो में इंटरफेरेंस के ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। सो इट इज़ क्लियर कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ व्हाट, इट इज़ अ फेनोमेनन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ अ फेनोमेनन रिफ्लेक्टिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ जो कि इंटरफेरेंस फेनोमेनन को शो कर रहा है तो ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेव नेचर में ये वेव है, that means wave in nature. So this is the interference of light, means interference of light phenomenon is a proof of the wave nature of anything. सिंस हम लोग यहाँ पर लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर वेव नेचर ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ दिस इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है क्या। सो व्हेन टू लाइट वेव्स of similar frequency having a zero or constant phase difference propagate in a medium simultaneously in the same direction, then due to their superposition alternate maximum and minimum intensity of light is obtained, and this phenomenon is called interference of light. दिस इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करते हैं, देन इसके चलते हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम लाइट के इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का लाइट का पैटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्यों, क्योंकि बिकॉज इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इस फेनोमेनन के चलते जो हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस गिव्स अस the amplitude of the resultant wave, मीन्स कि जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड व्हाट इज दिस, इट इज़ द इंटेंसिटी, यू कैन से हियर
इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर दो वेव है और दोनों वेव सेम फेज में है। हम लोग देख सकते हैं दोनों वेव सेम फेज में। ये हमारा रिजल्टेंट वेव है। तो रिजल्टेंट वेव को हम लोग को दिख रहा है कि ये भी उसके फेज में ही है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड डायग्राम में ही सिर्फ हम लोग देखें तो डायग्राम में देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ये ए था और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2a हो गया। ये 2a हम लोग कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हमारा वेव का ये फर्स्ट फिगर जो है ये वेव के फॉर्म को दिखाता है कि ये अपर वाले को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले के ट्रॉ बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द वेवलेंथ, ये हमारा वेवलेंथ हुआ और इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा और जो होगा फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग दिख रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो ब्लू कलर से एक वेव जा रहा है और एक ग्रीन कलर से वेव जा रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्लू कलर का वेव और ग्रीन कलर का वेव दोनों ही केस में क्रेस्ट से क्रेस्ट कंबाइन हो रहा है, नीचे में ट्रॉ से ट्रॉ कंबाइन हो रहा है। अगर सपोज दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है, फर्स्ट सपोज कि ब्लू वाले का A1 है, ग्रीन वाले का A2 है, तो रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A2। नाउ सपोज दोनों सेम एम्पलीट्यूड का है तो A1 इजकल टू A2, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2A। सिमिलरली अगर हम लोग लोअर पार्ट का निकालना चाहते हैं और यू कैन से ट्रक का निकालना चाहते हैं, तो इन दैट केस -A1 प्लस -A2 इक्वल टू 2 -2A, बिकॉज A1 इजकल टू A2। तो इन दोनों ही केस में जब क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ कंबाइन होता है, इन दोनों ही केस में हम लोगों को जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो इंडिविजुअल वेव के एडिशन दोनों को ऐड करके मिलता है, मीन्स डबल मिलता है। अगर एक की बात करें तो एक का डबल होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है और ये कब मिलता है? डिस्ट्रक्टिव के केस में हम लोग नीचे वाले सबसे नीचे वाले फिगर को देख सकते हैं कि ग्रीन वाले का क्रेस्ट ब्लू वाले के ट्रॉ से कंबाइन हो रहा है। सो इस केस में अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके ऐड करते हैं तो A1 प्लस -A2, और सिंस A1 इज इक्वल टू A2 देयरफॉर A1 प्लस -A2 इज इक्वल टू 0। सो इस केस में हमें जो इंटरफेरेंस मिला उसका एम्पलीट्यूड 0 है, और जब हम लोग क्रेस्ट से क्रेस्ट एट्रा कंबाइन हो रहा है उस केस में हम लोगों को इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के ट्वाइस डबल एम्पलीट्यूड हम लोग मिल रहा है रिजल्टेंट वेव का। तो जब हमें डबल मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब हमें 0 मिलता है देन एट दैट टाइम हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग ये रिजल्टेंट 2A या 0 हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, अगर इस बात को हम लोग ध्यान से देखें कि 2A कैसे निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों ही वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड करके निकाल रहे हैं, A1 एंड A2। और सिमिलरली यहाँ पर भी A1 प्लस A2 दोनों ही इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड करके हम लोग निकाल रहे हैं रिजल्टेंट। सो और ये जो निकाल रहे हैं दैट इज़ यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं या प्रिंसिपल जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर waves overlap in space, the resultant disturbance is equal to the algebraic sum of the individual disturbance। और यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, ब्लू और ग्रीन जो दो वेव है जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं
उनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 है और उन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने रिजल्टेंट का बताया है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इस इंटरफेरेंस के फेनोमेनन में भी हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। कैसे, इसको हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम से। और जब हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इंटरफेरेंस का तो ये और भी क्लियर होता है। बट अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट केस में हमारा 2A हो रहा है तो सेकेंड केस में हमारा 0 हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव के केस में 2A हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव के केस में 0 हो रहा है। सो अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें मीन्स 2A प्लस 2A+0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया A। सो एवरेज एम्पलीट्यूड A, दैट मीन्स व्हाट, एनर्जी इज कंजर्व। सो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस केस में भी, इंटरफेरेंस फेनोमेना में भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ जो होता है वो वैलिड है। Now, what are the condition of sustained interference? Let us first know what do you mean by sustained interference. Sustained interference का मतलब क्या होता है? Sustained interference का मतलब होता है कि जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा है लाइट का, वो सारा जो जितना भी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो सब का इंटेंसिटी बराबर हो, सेम हो, और वैसे ही जितना भी हम लोगों को मिनिमम इंटेंसिटी लाइट का मिल रहा है उन सब का इंटेंसिटी सेम हो। सो उस केस में हम लोग जो इंटरफेरेंस मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए दो मेन कंडीशन है। एक कि जो सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरफेरेंस फेनोमेनन के लिए, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि वो सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए उसका। सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। जो दो सोर्स सुपर इम्पोज हो रहा है वो कोहेरेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? सो कोहेरेंट इज, दैट मीन्स दैट दे मस्ट maintain a constant phase with respect to each other। जो दो वेव है वो दोनों आपस में कांस्टेंट फेज मेंटेन रखें, हमेशा उन दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज ही हो। जैसे इस डायग्राम में भी हम लोग देखते हैं येलो ग्रीन। सो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों वेव जो है ये दोनों एक ही फेज में है। इस डायग्राम में भी ब्लू और ग्रीन वाले को हम लोग देख रहे हैं एक ही फेज में है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फेज डिफरेंस है दो वेव का वो हमेशा कांस्टेंट रहे। अब इस इंटरफेरेंस फेनोमेनन को हम लोग को ये क्लियर हो गया कि वी कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फेनोमेनन by or with the help of two coherent sources। so it is important ये two coherent source है वो हमें कैसे मिलेगा। तो ये दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का दो मेथड होता है। एक है हमारा डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा है हमारा डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, इस दो मेथड से मीन्स वेव फ्रंट को डिवाइड करके हम लोगों को दो कोहेरेंट सोर्स मिलता है और एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिलता है। वी कैन सी हियर व्हाट इज रिटन, कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। The instrument used to obtain interference by division of wavefront are Fresnel bipress, Fresnel mirror। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं टू कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इस मेथड से जो हमें प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। और इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इस केस में हम लोग थिन फिल्म से लाइट को पास करके जिसमें हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल ट्रांसमिटेड रे मिलेगा, और इस केस में एम्पलीट्यूड का डिवीज़न के चलते हमें कोहेरेंट सोर्स मिलता है। सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि इस फेनोमेनन के थ्रू हमें जो लाइट मिल रहा है, जो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर रहे हैं, वो है बाय डिवाइडिंग द एम्पलीट्यूड।
In this method, the amplitude of the incident beam is divided into two or more parts either by partial reflection और रिफ्रैक्शन। क्लास 12 में जो आप लोग मल्टीपल ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिन फिल्म जो पढ़े हैं, सो इस मेथड से ही हम लोग कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करते हैं डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड के केस में। So thank you so much for watching this video. In our next lecture video, we will discuss analytical treatment of interference. That means हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन होगा जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा और क्या फेज डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में जब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ओके।